8 साल की बच्ची स्कूल से लौटती है और लौटने के बाद जो पिता उसके सोफे पर बैठे हुए थे उनसे कहने लगती कि पिताजी, मेरा सगा भाई कौन है। अब इस बात को सुनकर पिता पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि बेटी, तुम्हें सगे भाई की क्या जरूरत पड़ गई। इसके बाद जो बेटी होती है वो कहने लगती है कि नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अब रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो मैडम ने कहा था कि सगे भाइयों को राखी बांधा करती हैं बहन, और भाई उनकी रखवाली का वादा करते हैं। इसी वजह से मुझे भी अपने सगे भाई को राखी बांधनी है, और बताओ मेरा सगा भाई कहाँ है, मैं इस रक्षाबंधन उसको राखी बांधूंगी। इस बात को सुनकर पिता पुरानी ख्यालों में खो जाता है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। इसके बाद बेटी आंसू को पहुंचती है और कहने लगती है कि पिताजी, आप रो क्यों रहे हो। लेकिन तभी जो पिता होता है वो अपनी बेटी को गोद में उठाता है और कहने लगता है कि बेटी, अब मैं तुझे तेरे सगे भाई के पास ले जाऊंगा, और तुम्हारा एक नहीं तुम्हारे दो सगे भाई हैं और उनसे तुम्हें मिलाऊंगा। कौन थी वे बच्ची और किस वजह से इसके सगे भाई अब तक इससे दूर रहे थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक छोटे से गांव के अंदर दो भाई रहा करते हैं जिनके माता पिता की मौत काफी दिन पहले हो चुकी है, और उसके बाद जो बड़ा भाई होता है वह छोटे भाई का ख्याल रखा करता है, और जैसे तैसे करके दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जब बड़ा भाई शादी के योग्य हो जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी उसकी शादी की चिंता करते हैं और एक लड़की देखकर जो कि अच्छी सुंदर सुशील थी उससे उसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ घर में रहने लगता है और परिवार की जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर उठाने लगता है। जो उसका छोटा भाई रहता है वह उससे लगभग 7 साल छोटा था, तो इसी वजह से वह अपने छोटे भाई को अच्छी तरह से पढ़ाता लिखाता है और भाई से कहता है कि भाई तू पढ़ लिख कर कोई नौकरी कर, क्योंकि यहाँ की जो खेती बाड़ी है, हमारी जो पुश्तैनी जमीन है, उस पर तो मैं ही खेती कर लिया करता हूँ। छोटा भाई भी बड़े भाई के हर कहे को माना करता है, और जब वह पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाता है कि वह कहीं नौकरी लग सकता है तो उसके बाद वह अपने लिए नौकरी ढूंढने लगता है। ढूंढने से उसे एक नौकरी मिल भी जाती है और वह उस नौकरी को करने लगता है। वह नौकरी थी एक 5 स्टार होटल में शेफ की, और उसे ऐसी नौकरी मुंबई के अंदर मिली थी क्योंकि वहां पर उसका एक साथ का लड़का जाकर काम करने लगा था। और उसके बाद जब वह कहता है कि मुंबई के अंदर काम मिल रहा है तो बड़ा भाई भी उसे नहीं रोकता है क्योंकि वहां पर सैलरी अच्छी खासी थी। इसके बाद जो छोटा भाई होता है वह मुंबई में काम करने लगता है और बड़ा भाई यहां पर गांव में रहकर खेती बाड़ी को संभाला करता है। धीरे धीरे उन दोनों के दिन काफी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगते हैं, और यहां पर जो बड़े भाई की पत्नी यानी कि छोटे भाई की जो भाभी होती है वह भी उसे मां का सा प्यार दिया करती है, और भाई तो उसे माता पिता दोनों का प्यार दिया ही करता था। अब जैसे ही यहां पर नौकरी करते हुए उसे लगभग 2 साल बीत जाते हैं, तो उसके बाद जो बड़ा भाई होता है अपने छोटे भाई की शादी की चिंता करता है, और जब वह छोटे भाई से इस बारे में बात करता है तो छोटा भाई भी उससे कह देता है कि ठीक है भैया, कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो बेशक से मेरी शादी करा दो। छोटा भाई मुंबई में जॉब किया करता था और बड़ा भाई उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगता है। ढूंढने से उसे एक लड़की मिल भी जाती है और उस लड़की से वह अपने छोटे भाई की शादी तय करा देता है। अब जब यह बात छोटे भाई को पता चलती है तो उसके बाद जो छोटा भाई होता है वह मुंबई से छुट्टी लेकर अपने गांव में आ जाता है क्योंकि शादी का दिन नजदीक आ गया था। इसके बाद बड़ा भाई धूमधाम और रीति रिवाज से अपने छोटे भाई की शादी कराता है, और शादी होने के बाद जो छोटा भाई होता है वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर उस घर के अंदर आता है। जो छोटे भाई की पत्नी होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है, और यहां पर वह भी इस परिवार के साथ मिलजुल कर चला करती है। जब घर के अंदर चाची आती है तो बड़े भाई के जो बच्चे होते हैं वह चारों तरफ उसके घूमा करते हैं, और यहां पर परिवार बिल्कुल खुशियों के साथ समय व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे इसकी शादी को लगभग 3 महीने बीत जाते हैं, और 3 महीने बाद जो छोटा भाई होता है वो दोबारा से अपनी नौकरी पर जाने लगता है और अपने बड़े भाई और भाभी और अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर वहां से नौकरी के लिए दोबारा से निकल जाता है। छोटा भाई वहां पर काम करता रहता है और उनकी शादी 2013 में हुई थी। अब इसके बाद वह 1 साल काम करता है और ढेर सारे पैसे अपने बड़े भाई के पास भेजता है, क्योंकि वह सोच रहा था कि इन पैसों को इकट्ठा करके मैं वहीं पर कोई बिजनेस करूंगा, क्योंकि अब शादी भी हो गई है तो इतनी दूर मैं घर से क्या करूंगा। यही सोचकर वह सभी पैसों को अपने भाई के पास जमा करता रहता है। लेकिन 1 साल बाद जैसे ही वह वापस लौटता है और उन पैसों से कोई काम करना चाहता है, तभी उसे पता चलता है कि उसके बड़े भाई ने खेती बाड़ी के लिए इन पैसों से ट्रैक्टर खरीद लिया है, और उस ट्रैक्टर से वह खेती बाड़ी किया करता है। अब यह बात देखकर छोटे भाई को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वह अपने बड़े भाई को खरी खोटी सुनाने लगता है, क्योंकि उसने तो बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठे किए थे, लेकिन बड़े भाई ने बिना उससे पूछे वो पैसे खर्च कर दिए थे, और उसका सपना अब सपना ही रह गया कि वह बिजनेस भी कर पाएगा। इसके बाद जो बड़ा भाई होता है वह पहले तो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन छोटे भाई का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था, और उसके बाद वह उससे लड़ाई करने लगता है। जब बड़ा भाई देखता है कि छोटा भाई अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उसके बाद वह उसे चुप कराता है, कहता है कि छोटे चुप हो जाओ, अगर इस ट्रैक्टर की ही तो बात है तुम ऐसा करना, इस ट्रैक्टर को बेच देना और
उसके बाद अपने पैसों को अपने पास रख लेना। लेकिन जो छोटा भाई होता है वह उसकी एक नहीं सुनता है और उससे बुरी बुरी बातें कहने लगता है। कहता है कि आपने किया ही क्या है, और मैं जब कुछ करना चाहता हूं तो उस चीज में आप आड़े आ रहे हो, एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि करना क्या है। अब इन बातों को सुनने के बाद जो बड़ा भाई होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि छोटे भाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई तक भी दांव पर लगा दी थी, क्योंकि जब माता पिता नहीं रहे थे तो बड़े भाई के ऊपर जिम्मेवारी थी, और जब छोटा स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता था तो वह बड़ा अपनी इस पढ़ाई को बंद कर देता है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। अब वह छोटा भाई जब उससे उल्टी सीधी बातें कर रहा है तो बड़ा भाई भी उसे धमकाने लगता है, और दोनों भाइयों में जोर जोर से कहासुनी होने लगती है। अब जो दोनों भाइयों की पत्नियां थी वह इस बात को सुलझाने की कोशिश करती हैं और उन्हें चुप कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहां पर दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को धमका देते हैं और एक दूसरे से जोर शोर से लड़ाई करने लगते हैं। अब तभी वहां पर अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद पहले तो उन्हें चुप कराते हैं और पूछने लगते हैं कि मामला क्या है। तो यहां पर पूरा मामला अड़ोसी पड़ोसियों के सामने आ जाता है, और जब वह छोटे भाई से कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, ये हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, और तू ऐसा कर दोबारा से पैसे कमा लेना और कुछ तुम्हारा भाई सारा लगा देगा और उसके बाद बिजनेस कर लेना। लेकिन छोटा भाई अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, और वह तो कहने लगता है कि नहीं, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और इसमें तो बड़े भाई की गलती है। अब जब ये बातें चारों तरफ गूंजने लगती हैं तो यहां पर जो बड़ा भाई होता है वो बहुत ही गहन सोच विचार करके एक बात उन सभी लोगों से कहता है जो कि उनके झगड़े को शांत करवाने के लिए वहां पर आए थे। बड़ा भाई कहने लगता है कि देखिए, ये बिल्कुल नहीं मानेगा, आप ऐसा कीजिए, हम दोनों भाइयों का फैसला करवा दीजिए, क्योंकि अब ये बराबर का हो गया है, इसकी शादी भी हो गई है, अच्छे खासे पैसे कमाया करता है, और जो कुछ इसका है उसे इसको दे दीजिए और जो मेरा है उसे मुझे दे दीजिए। लेकिन अब इस तरह से हम लोग घर में नहीं रह सकते, क्योंकि अब ये बड़ा जो हो चुका है। अब इस बात को सुनकर जो वहां पर बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे उनको भी ये बात सही लगती है, और यही एक झगड़े को शांत करने का तरीका दिखाई दे रहा था। तो इसके बाद वो छोटे भाई से पूछने लगते हैं कि बताओ, क्या तुम अलग होना चाहते हो? तो उसके बाद जो छोटा भाई होता है वो गुस्से में कह देता है कि हाँ, मुझे अलग होना है, और मेरा जितना भी है उसे ये छोड़ देंगे और अपने अपने में रहेंगे। इसके बाद बुजुर्गों की मदद से उन दोनों को अलग कर दिया जाता है, और यहाँ पर छोटा भाई अलग रहने लगता है और बड़ा भाई अलग रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर रहने के बाद भी जो छोटा भाई होता है उसे अपने बड़े भाई पर ज्यादा ही गुस्सा आता है, और इसी वजह से वह अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद यहाँ से सीधा मुंबई चला जाता है अपनी पत्नी को लेकर, और वहीं पर रहने लगता है। पत्नी उसे समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन जो छोटा भाई होता है वह अपनी पत्नी को डांट कर चुप करा देता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो अपने लिए कर रहा हूं, और ये तो होना ही चाहिए। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी को लेकर वहां पर चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है, और समय के साथ साथ जो छोटा भाई होता है वह पहले तो शेफ की नौकरी किया करता था, हेड शेफ की, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, और उसके बाद फिलहाल वो 2-3 रेस्टोरेंट का मालिक है और अच्छी तरह से पैसे कमाया करता है। 2014 में वो झारखंड के उस गांव को छोड़कर आया था जो कि उनका पैतृक गांव था, और अब हो गया था 2024 आते आते उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। उनके पास रुपए पैसों की कोई भी कमी नहीं है, अच्छा खासा बिजनेस है, और साथ में उनको एक बेटी भी हो चुकी है, जिस बेटी का नाम उन्होंने कोमल रखा है। अब जो कोमल होती है वो बड़ी चंचल थी और अच्छी तरह से लाड चाप से उसे पाल पोस कर बड़ा किया गया था, तो वह बड़ी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को जी रही थी। यहां पर जो माता पिता होते हैं वह भी उसको अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। अब तभी 2024 का वो महीना आ जाता है जिस महीने में रक्षाबंधन आने वाला था, और जब बेटी स्कूल पढ़ने के लिए जाती है तो वहां पर जो स्कूल की मैडम होती है वो सभी बच्चों से कहने लगती है कि बच्चों, रक्षाबंधन आने वाला है और सभी को अच्छी तरह से इस रक्षाबंधन को मनाना होता है। अब तभी वहां पर बच्चे पूछने लगते हैं कि मैडम, ये रक्षाबंधन क्या हुआ करता है? तो जो मैडम होती है वह रक्षाबंधन के बारे में बताने लगती है। कहती है कि ये एक ऐसा त्योहार है जिस त्योहार में जो बहन होती है अपने भाई को राखी बांधा करती है, और जो भाई होता है वह उससे वादा करता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। तो इस त्योहार को अपने सगे भाइयों के साथ मनाना चाहिए, और यह बहुत ही अच्छा त्योहार है। अब इस बात को जो बेटी होती है कोमल, वह इस क्लास में बैठी बैठी सुन लेती है, और उसके बाद उसके दिमाग में सगे भाई गूंजने लगता है, क्योंकि अब तक जब पिताजी का कोई दोस्त घर के अंदर आया करता था तो यहाँ पर जो उसका लड़का होता था उसे ही पिता बेटी का भाई बताया करता था, लेकिन ये सगा भाई उसके दिमाग में गूंजने लगता है। इसके बाद छुट्टी होती है, और छुट्टी होने के बाद जो कोमल होती है वह अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद उसका पिता हॉल के अंदर सोफे पर बैठा हुआ था और बैठा बैठा कुछ काम कर रहा था, लेकिन तभी जो बेटी होती है एकदम से अपने पिता की गोद में आती है, और जैसे ही बेटी पिता की गोद में आती है तो पिता भी अपने फोन को दूर रख देता है, और उसके बाद बेटी से पूछने
लगता है कि बेटी आज क्या सीखा तुमने स्कूल में। तो उसके बाद जो बेटी होती है वो कहने लगती है कि पिताजी वो बात छोड़ो, तुम ये बताओ कि सगा भाई क्या होता है। अब इस बात को सुनकर पिता बड़ा ही हैरान होता है और मुस्कान भरे चेहरे से कहने लगता है कि बेटी क्या हुआ, सगे भाई की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई। तो उसके बाद बेटी कहने लगती है कि मैडम ने बताया है कि रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन पर बहन अपने सगे भाइयों को राखी बांधा करती है और भाई उसकी रक्षा का उससे वादा किया करते हैं। तो इसी वजह से मैं भी अपने सगे भाई को राखी बांधूंगी, तो मेरा सगा भाई कहां है। अब इस बात को सुनकर जो पिता होता है वो थोड़ी देर तक चुपचाप रह जाता है और इतनी देर में जो यहां पर छोटे भाई की पत्नी होती है वह भी वहीं पर आ गई थी और उसे भी ये सारी बातें सुनाई दे गई थी। वह खड़ी खड़ी देख रही थी और यहां पर जो पिता होता है थोड़ी देर तक बहुत कुछ सोचता है और सोचने के बाद एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बेटी जैसे अपने पिता की आंखों में आंसू देखती है तो वह भी उसे प्यार किया करती थी और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके आंसू पहुंचने लगती है और कहने लगती कि पिताजी क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो उसके बाद जो पिता होता है वो एकदम से अपनी बेटी को गोद में उठाता है और कहता है कि बेटी मुझे कुछ याद आ गया था, इसी वजह से रो रहा हूं, तेरे सगे भाई के बारे में याद आ गया था। तेरा एक नहीं दो दो सगे भाई हैं और चलो इस रक्षाबंधन को मैं तुम्हारे सगे भाइयों को ही तुम्हारी राखी बंधवाऊंगा। इस बात को सुनते ही बेटी खुश हो जाती है, लेकिन वहीं पर जो पत्नी खड़ी हुई थी वह भी इस बात को सुनकर खुश हो गई थी क्योंकि उसे यह सब चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी जो उसके पति ने आज से 10 साल पहले किया था। इसके बाद यहां पर जो बेटी होती है वह तो अंदर चली जाती है अपने कमरे की तरफ और कहने लगती है कि पिताजी मैं तैयारी कर लेती हूं। और यहां पर जो उसकी पत्नी होती है वह उसके पास आती है और कहने लगती है कि क्या हुआ, आज आपने अचानक से ऐसा क्यों कह दिया बेटी से, हम लोग वहां पर जाने तो वाले ही नहीं है। लेकिन तभी यहां पर जो पति होता है वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई उस दिन और इस गलती का पश्चाताप मुझे बाद में तो हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा ईगो था वह उसके बीच में आ रहा था। लेकिन जब मेरी बेटी ने इस बात के बारे में मुझे याद दिलाया तो उसके बाद अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकता और तुम भी तैयार हो जाओ, हम लोग वहां पर चलेंगे और मैं अपने भाई से जाकर माफी मांग लूंगा और आगे की जिंदगी हम लोग अपने गांव में ही बिताएंगे। इस बात को सुनकर पत्नी खुश हो जाती है और उसके बाद तैयारियों में जुट जाती है। थोड़ी देर में पूरा परिवार अच्छे से तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद वो परिवार उस सफर पर निकल जाता है जो सफर काफी दिन पहले उन्हें कर लेना चाहिए था, लेकिन अब तक परिवार के मुखिया की ईगो की वजह से वो सफर नहीं हो पा रहा था। इसके बाद सफर तय करने के बाद वो लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं जो गांव यहां पर इनका पैतृक गांव है। और जैसे यहां पर छोटा भाई अपने परिवार के साथ उन गलियों में घुसता है जिन गलियों में वो कभी खेला कूदा करता था और बहुत सारी मस्ती वो अपने बड़े भाई और अपने दोस्तों के साथ किया करता था, तो उसे बहुत सारी पुरानी बातें याद आती हैं और इसके बाद लगातार उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। धीरे धीरे वो परिवार उस घर तक पहुंच जाता है जो घर उसके बड़े भाई का था, क्योंकि अपना हिस्सा तो उसने बेच दिया था लेकिन बड़े भाई ने उस हिस्से को खरीद लिया था। जैसे वो घर के आंगन को देखता है तो बचपन की कुछ धुंधली यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। लेकिन तभी बेटी कहने लगती है कि पिताजी क्या यही है हमारा घर, गांव वाला जिसके बारे में आप बता रहे थे। तो पिता कहता है कि हाँ बेटी यही है हमारा घर। उसके बाद यहाँ पर जो छोटा भाई होता है वह घर के अंदर जाने ही वाला था, लेकिन तभी एकदम से उसके कदम ठहर जाते हैं और वह हाथ से अपनी पत्नी और अपनी बेटी को इशारा कर देता है, क्योंकि यहाँ पर घर के अंदर उसका बड़ा भाई अपनी पत्नी से बात कर रहा था और दोनों बड़े ही परेशानी भरी बातें कर रहे थे। यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब क्या करेंगे, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है बेचने के लिए और अब जीवन कैसे व्यतीत होगा। इससे अच्छा तुम ऐसा करो, अब मेरा इलाज कराना बंद करो, कम से कम बच्चों के लिए ये घर तो बचा रहेगा। पत्नी इस बात को सुनकर रोने लगती है और तभी यहाँ पर जो छोटा भाई होता है वह दरवाजे से अंदर घुसता है। अब जैसे ही यहाँ पर छोटा भाई अपने परिवार के साथ अंदर घुसा था तो यहाँ पर दोनों पति पत्नी जो बड़ा भाई और उसकी पत्नी थे वो घर के अंदर अपने छोटे भाई और उसके परिवार को आता हुआ देखते हैं तो एकदम से बड़े हैरान हो जाते हैं और हैरानी भरी निगाहों से जो बड़ा भाई होता है वह छोटे भाई की तरफ देखने लगता है। उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया था और बच्ची को देखकर वो समझ गए थे कि इनकी ही बेटी है। इसके बाद वो बहुत कुछ उनसे कहना चाहते हैं, लेकिन जो बड़ा भाई होता है वह उनसे कुछ भी नहीं कह पाता है और चुपचाप ऐसे ही वहीं पर खड़ा रहता है। लेकिन तभी जो छोटा भाई होता है वह एकदम से आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर अपने बड़े भाई के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। अब जब बड़ा भाई अपने छोटे भाई को इस तरह से रोते हुए देखता है तो उसके बाद उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह झट से अपने छोटे भाई को उठाता है और उठाने के बाद उसे अपने गले से लगा लेता है। कहता है कि छोटे कोई बात नहीं, अगर पुरानी बातों के लिए तुम माफी मांग रहे हो तो उन बातों के लिए मैंने तुम्हें केवल नादान समझा था, गुनहगार तो कभी उनके लिए समझा ही नहीं था। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और तुम मुझसे छोटा है और छोटों की गलतियों को
को गलती नहीं समझा करते। ऐसा कहकर वह अपने छोटे भाई को गले लगा लेता है और इसके बाद यहाँ पर जो छोटे भाई की पत्नी होती है वह बड़े भाई की पत्नी के गले लिपट जाती है और दोनों आंखों में आंसू लेकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब जो बेटी होती है वह इधर उधर देख रही थी, लेकिन तभी जो बड़ा भाई होता है उसकी नजर बेटी पर पड़ जाती है और वह पूछने लगता है कि ये तुम्हारी बेटी है। तो यहाँ पर छोटा भाई आंखों में आंसू लेकर हाँ में सर हिलाता है और इसके बाद जो बड़ा भाई होता है वो एकदम से उसे गोद में उठाता है और कहने लगता है कि बेटी मैं तेरा बड़ा पापा हूं। अब इस बात को सुनकर बेटी और भी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि इन रिश्तों के बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। और इतनी देर में यहाँ पर जो बड़े भाई की पत्नी होती है वह भी उसके पास आती है और कहने लगती है कि हाँ बेटी, और मैं तेरी बड़ी मम्मी हूं। इसके बाद बेटी और भी कंफ्यूज हो जाती है और वह कहने लगती है कि बड़ा पापा और बड़ी मम्मी क्या हुआ करते हैं, मैंने तो अब तक मम्मी पापा के बारे में ही सुना है। तो इसके बाद यहाँ पर जो उसका पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटी ये मेरे बड़े भाई हैं और ये इनकी पत्नी है, तो जैसे ये मेरे बड़े भाई हुए तो तुम्हारे बड़े पापा हुए और ये तुम्हारी बड़ी मम्मी हुई। इस बात को सुनकर बेटी की समझ में आ जाता है और उसके बाद ये परिवार कुछ पल खुशियों के एक साथ बिताता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है वो कहने लगता है कि छोटे, तुझे जाए हुए 10 साल हो गए, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो तुझे यहाँ पर आना पड़ गया। तो उसके बाद जो छोटा भाई होता है वह उसे बताता है कि भैया इस तरह से जो मेरी बेटी है उसे स्कूल टीचर ने रक्षाबंधन के बारे में बताया था और कहा था कि सगे भाइयों को राखी बांधनी चाहिए। अब वहां पर तो हमारा कोई भी सगा नहीं था, लेकिन इतने दिनों वहां पर रहने के बाद मुझे ये तो महसूस हो गया था कि अपने तो अपने ही हुआ करते हैं, उनके साथ रहने में अलग ही जिंदगी व्यतीत हुआ करती है। तो इसी वजह से जब बेटी ने आकर मुझसे सगे भाई के बारे में पूछा तो मैंने आपके बारे में सोचा और मैं अपनी बेटी को लेकर यहां पर आ गया, क्योंकि यहां पर इसके एक नहीं दो सगे भाई हैं, अजय और सोनू। इसके बाद बड़ा भाई कहने लगता कि अच्छा किया जो तुम आ गए, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी, लेकिन क्या करूं, तुम मुझे खुद छोड़कर गए थे, मैंने तुम्हें कहां घर से निकाला था। इसके बाद दोनों भाइयों के और दोनों परिवारों के जितने भी गिला शिकवे थे वो दूर हो जाते हैं और वो सभी लोग एक साथ उस घर के अंदर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में वहां पर अजय और सोनू यानी कि जो बड़े भाई के लड़के हैं दोनों के दोनों स्कूल से वापस लौटते हैं और जैसे ही घर के अंदर इन लोगों को देखते हैं तो उन्हें गौर से देखने लगते हैं। तभी जो बड़ा भाई होता है वह उन्हें बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो छोटा भाई होता है वह अपने बड़े भाई की तरफ इशारा करता है और कहता है कि आप रुकिए, इन्हें खुद को पहचानने दीजिए। इसके बाद वो बच्चे गौर से उसे देखते रहते हैं और जैसे ही थोड़ी देर तक वो उसे गौर से देखते हैं तो उसके बाद वो उसे पहचान जाते हैं कि यह और कोई नहीं हमारा वही चाचा है जो आज से 10 साल पहले यहां से चला गया था। हालांकि वो उस टाइम पर बच्चे थे, लेकिन जो बड़ा भाई होता है जिसका नाम अजय होता है उसको धुंधली धुंधली यादें थी और उन यादों से वह अंदाजा लगा लेता है और कहने लगता है कि आप मेरे चाचा हो ना। तो इसके बाद जो छोटा भाई होता है वो एकदम से खुश हो जाता है और अपनी बाहें फैलाकर अपने भतीजे को अपनी तरफ बुलाता है। अब जैसे ही बड़ा लड़का उसकी तरफ भागता है तो छोटा वाला भी उसकी तरफ भागता है और दोनों उसके गले लग जाते हैं। यहां पर माहौल एक बार फिर से गमगीन हो गया था और सभी की आंखों से आंसू आने लगे थे। लेकिन तभी जो बड़ा भाई होता है वह एकदम से सभी को शांत कराता है और कहने लगता है कि ये तो खुशी का मौका है ना, पूरा परिवार दोबारा से इकट्ठा हो गया और कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन यहां पर कम से कम तुम लोग रहोगे तो सही। लेकिन तभी यहां पर जो छोटा भाई होता है वो कहता है कि भैया कुछ दिनों के लिए नहीं, हम लोग हमेशा के लिए यहीं पर आ गए हैं और वहां पर हमारा जितना भी बिजनेस है वो तो वर्करों के हिसाब से चल जाया करता है और अपने बिजनेस को मैं यहां पर भी चालू कर लूंगा। इसके बाद बड़ा भाई बड़ा ही खुश होता है और अपनी पत्नी से घर के अंदर पकवान बनाने के लिए कहता है। धीरे धीरे वहां पर रहते हुए छोटे भाई को लगभग 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और 3-4 दिन के अंदर वह सभी लोगों से बातें करता है, उन पुराने लोगों से जो कभी उनके फैसले में आए थे या फिर वो लोग जो उनके साथ खेले कूदे थे। सभी लोगों से मिलजुल कर उसे अपने भाई के बारे में पूरी बातें पता चल जाती है और इसके बाद जो छोटा भाई होता है वो अपने भाई के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। लगभग 4 दिन बाद यहां पर जो छोटा भाई होता है वह एक दिन सुबह सुबह उठकर अपने भाई को तैयार करता है और तैयार करने के बाद कहने लगता है कि भाई आपको मेरे साथ कहीं चलना है। उसके बाद बड़ा भाई पूछता भी है कि भाई तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो, लेकिन वो कहता है कि आप सवाल जवाब बहुत करते हो, आप बस केवल मेरे साथ चलो और मुझे आपको कुछ दिखाना है। इसके बाद जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों भाई वहां से उन खेतों पर चले जाते हैं जो कि उनकी पुश्तैनी जमीन थी, जिन्हें बड़े भाई ने अपनी बीमारी के चलते बेच दिया था। और उसके बाद जैसे ही बड़ा भाई वहां पर जाता है और छोटा भाई उससे कहता है कि ये सारी पुश्तैनी जमीन मैंने दोबारा से खरीद ली है और इसके अंदर अब हम दोनों मिलकर खेती करेंगे। इस बात को सुनते ही बड़े भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि छोटे, तुझे कैसे पता चला कि मैंने सारी पुश्तैनी जमीन बेच दी है। तो इसके बाद जो छोटा भाई होता है वह भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे भाई नहीं हो। और यहां पर आने के बाद जब मैं इस घर के अंदर घुस रहा था तो उसी समय तुम और भाभी एक दूसरे से बात कर रहे थे और उसी समय
में मैंने सुन लिया था कि तुम लोग काफी ज्यादा मुसीबत में हो। तो इसी वजह से जब मैंने अड़ोसी पड़ोसियों से इस बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि आप मेरे जाने के बाद शराब पीने लगे और शराब के चलते धीरे धीरे आपकी तबीयत खराब रहने लगी और तबीयत खराब होने के कारण आपने इलाज के लिए अपनी उस पुश्तैनी जमीन को भी बेच दिया, लेकिन आप फिर भी ठीक नहीं हो पाए और अब आप घर की बात कर रहे थे ना इधर उधर। तो इसी वजह से मैंने ये जमीन तो खरीद ली है, लेकिन आपका इलाज एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में होगा और उसके बाद बच्चों की पूरी जिम्मेवारी मैं अपने कंधों पर उठाऊंगा, क्योंकि किसी दिन तुमने मुझे पिता बनकर पाला पोसा था और मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर सकूं। दोनों भाई एक दूसरे के गले लिपटते हैं और उसके बाद जो छोटा भाई होता है वह इस बात को पूरी तरह से ऐसे ही कर देता है जैसा उसने कहा था और पूरा परिवार एक साथ होकर वहीं पर रहने लगता है। छोटा भाई पासी के शहर में एक रेस्टोरेंट खोलता है, उसी तरह का जिस तरह का वो मुंबई के अंदर चलाया करता है, और कुछ ही दिनों में वो रेस्टोरेंट भी अच्छी तरह से चलने लगता है। बड़े भाई को वह उस पर बैठने के लिए कह देता है क्योंकि अब तक उसकी तबीयत काफी अच्छी हो गई है और यहाँ पर पूरा परिवार खुशियों के साथ और ठाट बाट के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।